सभी एक ही बात कह रहे हैं, तो क्या सच में 2025 के बाद कुछ ऐसा होने वाला है? भाई मेरे जोगनी के हिसाब से जून के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाएगी और पूरा हमारा जोर ब्लैक मनी, अनअकाउंटेड मनी पे जरूर चलेगा। आपको डाउट हो रहा है जन्म पे, वर्क पे डाउट हो रहा है, वर्क कुंडली करेक्ट है या नहीं है, बदल रही है पराशर जी के हिसाब से, लगन बदल रहा है, कारकांश लगन को लगन बना लो, अच्छा, परफेक्ट प्रेडिक्शन आ जाएगी। भारतवर्ष की आज़ादी हुई जी, धान्य दशा में, कितने लाखों लोग मारे गए, नरसंहार हुआ। उसके 36 साल बाद वो धान्य 84 में रिपीट हुई, उस वक्त दंगे हुए 3 साल की, फिर दंगे हुए, इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, कितने सिख मारे गए, फिर नरसंहार हुआ। उसके बाद धान्य दशा 2019 में आई। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज के पॉडकास्ट में हमने एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसे पॉइंटर्स पे बात की है जो इससे पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे आपने नहीं सुने होंगे। हमने बात की है योगिनी दशा की, जो कि 8 फेजेस में होती है और सिर्फ 36 साल चलती है। कैसे ये दशा क्या क्या प्रिडिक्ट करती है, क्या क्या प्रिडिक्शंस हो सकते हैं, इस पर बात हुई है। साथ ही बात हुई कि जेमिनी और पाराशर, ये 2 ऋषि के जो सिद्धांत हैं ज्योतिष विद्या को लेकर, ये कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपस में भिन्न कैसे हैं, प्रिडिक्शन में क्या अंतर आता है। इसके अलावा हमने जो तीसरे टॉपिक पर बात करी है वो है दैवीय कृपा। तो कौन से चार्ट से ये दैवीय कृपा देखी जाती है, सूर्य और चंद्रमा का और हमारे पूर्वजों का इससे क्या कनेक्शन है। कई बार आपने देखा होगा कि कुंडली में प्रॉमिसेस कुछ हैं, लेकिन व्यक्ति का जीवन जो है वो कुछ दिख रहा है। कई बार स्ट्रगल दिख रहा है कुंडली में, लेकिन व्यक्ति की लाइफ तो बहुत इजी जा रही है, बहुत आसानी से जा रही है। तो क्या ये दैवीय कृपा का इंटरफेरेंस है? कैसे पता करें? ये भी कुंडली से पता किया जा सकता है। तो कुछ डिविजनल चार्ट्स हैं जिनमें कंडीशंस देखी जाती हैं ग्रहों की। सब पर बात हुई है, जुड़े रहिएगा, आखिर तक जाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा चार्ट देखा जाता है इस दैवीय कृपा के लिए। तो आज के मेहमान से आपको रूबरू करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर वीपी गोयल सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पे। नमस्कार सर आज हम योगिनी दशा के बारे में बात करें। योगिनी दशा बड़ी स्पेशल दशा है, बहुत स्पेशल दशा है और अभी तक हमने इस पे कोई भी पॉडकास्ट नहीं किया है, तो हमारे दर्शकों के लिए ये एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट है। अगर वो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो हमने कई दशाओं की बात करी है, लेकिन योगिनी दशा की बात नहीं की है। क्या होती है ये योगिनी दशा? योगिनी दशा पराशर जी ने जनरल दशा करके दी है, कोई स्पेशल दशा नहीं है। विंशोत्तरी के बाद दूसरे या तीसरे नंबर पे पराशर जी ने योगिनी को ही रखा है और उसी एक दशा के लिए सिर्फ ये लिखा गया है कि ये भोले शंकर ने पार्वती जी को बताई थी और किसी दशा के लिए नहीं लिखा है। तो इसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरा, बहुत से ऐसे देखा जाता है कि ईस्टर्न इंडिया की तरफ लोग योगिनी दशा से बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करते हैं। मुझे मौका नहीं मिला वहाँ जाने का, और हाँ, योगिनी दशा पढ़ी तो इसके बीच में इसके लिए सबसे बड़ा संशय वो ये होता है कि ये 36 साल की दशा है केवल। पूरी साइकिल जो है वो रिपीट हो जाती है 36 साल के बाद, सेम दशा शुरू हो जाती है। तो मैं जब ये पढ़ता था, अब इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से, तो मीन मेख भी निकालता हूँ, तो वो मीन मेख ये निकालता था मैं कि भाई 36 साल के बाद वही दशा आ रही है तो वही इवेंट क्यों नहीं हो रही। मान लीजिए मैं 30 साल की 27 साल की उम्र में मेरी शादी हुई
उसमें मैं 30 और जोड़ देता हूँ, 36 जोड़ देता हूँ, तो 63 में या 66 में मेरी फिर शादी होनी चाहिए। अगर दशा रिपीट हो रही तो होनी चाहिए। हाँ, संतान हुई, बच्चे हुए, तो 30-36 साल बाद फिर होने चाहिए वो। ये क्वेश्चन मार्क है इस दशा के साथ। वो था ना, सॉल्व कर दिया है हमने। इसीलिए मैं योगिनी दशा को बहुत इस्तेमाल करता हूं। और जब ये योगिनी दशा की रिसर्च मैंने 2004 में की थी, 2004 की रिसर्च है ये मेरी जी। तो जब तक मैं भारतीय विद्या भवन में था तभी मेरे पास कुछ तकरीबन 10,000 कुंडलियों की लोगों ने कंफर्मेशन की थी कि जी परफेक्ट रिजल्ट आता है मेरे मेथड से। तो खैर मेथड तो मैं आपको पूरा यहाँ समझा नहीं सकता, परंतु उसकी जिस्ट दे सकता हूँ कि वो मेथड हमने कैसे आया। मेथड पे हम सर बाद में जाएंगे। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, 8 टाइप की होती है ये, मंगला, पिंगला, धन्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा। तो ये 8 टाइप की दशा है, लेकिन प्लैनेट तो 9 है। ये क्यों है इसमें? इसमें केतु को कोई जगह नहीं दी है। इसका कोई विशेष कारण है? अब ये तो वो ही जाने भाई लिखने वाले। पर हाँ, केतु को जगह नहीं है, और मैं इसलिए राहु केतु एक्सिस को लेता हूँ। अच्छा, दोनों को ले लेता हूँ। अब देखो नाम योगिनी जी, कितना इंटरेस्टिंग है। 8 योगिनियां हैं और 8 योगिनी की 8 ही अंतरदशाएं होंगी। हम इसमें अंतरदशा के आगे नहीं जाते हैं ज्यादातर। 8 ही योगिनी होंगी अंतरदशाएं। 8 × 8 64। 64 योगिनी, 64 योगिनियां। 2-3 मंदिर भी बने हुए हैं, बिल्कुल, योगिनियों के मंदिर। बिल्कुल। तो क्या ये दशा उन योगिनियों से कनेक्टेड है? क्या 10 महाविद्याओं से कनेक्टेड है? क्योंकि 64 योगिनियां उनसे ही जुड़ी हुई हैं। 64 योगिनियां, हाँ ठीक है, वो विद्याओं के लिए D24 में 48 देवियां ली गई हैं, तो ये 64 योगिनी है। तो ज्यादातर महादशा को शुभ और अशुभ में कर दिया है और डिटेल में नहीं गए हैं। अच्छा, कि भाई मंगला शुभ है, पिंगला अशुभ है, एक शुभ एक अशुभ। शास्त्र में तो यही लिखा है, मंगला शुभ है, पिंगला अशुभ है, धान्या शुभ है, भ्रामरी अशुभ है, भद्रिका शुभ है, भद्रिका के बाद उल्का अशुभ है, उसके बाद सिद्धा शुभ है, सिद्धा शुक्र की है, और संकटा राहु की है, तो वो अशुभ है। वो अशुभ है। तो आप ये देख लो, इस योगिनी दशा में इनको आप टोटल करो, 16 साल शुभ के आते हैं और 20 साल अशुभ के आते हैं। ये लाइफ की रिप्रेजेंटेशन है। आपको अशुभ ज्यादा मिलता है शुभ की बजाय। खैर, तो अब कहते हैं भाई शुभ है, धान्य बहुत शुभ दशा है। मैंने जो रिसर्च की है और इसको नक्षत्र से जोड़ा है, और मैंने इसमें ये प्रूव किया कि धान्य बहुत डिफिकल्ट दशा होती है। किस ग्रह की होती है धान्या? बृहस्पति की। बृहस्पति की मुश्किल दशा कह रहे हैं? बहुत मुश्किल दशा होती है। एग्जाम्पल देता हूं आपको। भारतवर्ष की आजादी हुई जी, धान्य दशा में। कितनी मारकाट हुई, कितने लाखों लोग मारे गए, नरसंहार हुआ, देश टूट गया। ये धान्या थी। उसके 36 साल बाद वो धान्या 84 में रिपीट हुई। उस वक्त दंगे हुए 3 साल की। फिर दंगे हुए, इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, कितने सिख मारे गए, फिर नरसंहार हुआ। उसके बाद धान्य दशा 2019 में आई। 16, 19, 36 हो गए ना,
85 से ले लो, ठीक है, 3 साल की दशा होती है ये। 2019 में आई, 3 साल कोरोना चला है। जिस दिन धान्या खत्म हुई है 22 जून 2022 को कोरोना खत्म हो गया, और आप कहते हो शुभ दशा बहुत ज्यादा। सर ये तो हमने एक तरीके से मंडेन किया है कि हम देश के ऊपर ये अप्लाई कर जब रहे हैं। यहाँ अप्लाई हो रही है तो आदमियों पे भी होती है, सब पे चेंज आता है। अगर हम सर विंशोत्तरी दशा को देखें तो वो जो भी हमारा जन्म का नक्षत्र होता है उसके लॉर्ड से शुरू होती है। हमारी विंशोत्तरी महादशा जो होती है वो शुरू होती है। ये जो योगिनी दशा है ये कैसे शुरू होती है? क्या ये भी नक्षत्र से जुड़ी है? नक्षत्र से होती है। अच्छा। पराशर जी ने लिखा है कि स्टार्टिंग आर्द्रा नक्षत्र से मंगला शुरू होगी। आर्द्रा नक्षत्र से मंगला शुरू होगी। ओके। बस उसके अब सीरीज बना लो आप, उसके सीरीज बन जाएंगे जिस भी नक्षत्र में पैदा हुए हैं। ठीक है ना? तो मैंने यहीं से हिंट लेकर के हर योगिनी को एक नक्षत्र के साथ जोड़ा है। तो मैं जब योगिनी दशा देखता हूं तो देखता हूं ये किस नक्षत्र की है। कहां से हिंट मिलता है? पराशर जी कहते हैं आर्द्रा से मंगला बनती है। अच्छा, बहुत बड़ा सेंटेंस है। तो जो और दूसरी धान्या बनी है, पिंगला बनी है, जो भी बनी है, किस नक्षत्र से बनी है? तो इंपॉर्टेंस नक्षत्र की हो जाती है। अब आप उस नक्षत्र को देख लो, वो कैसा है भाई कुंडली में, कहां बैठा है। साइन तो पता चल गया आपको उस नक्षत्र का, वो साइन को लगन बना लो और पहले सबसे चेक करो नक्षत्र कहाँ है। अच्छा। वो खुद उसका स्वामी। ये देखिए, मैं इसको योगिनी दशा को मैग्निफाइड व्यू ऑफ विंशोत्तरी ये बोलता हूं कि विंशोत्तरी पराशर जी ने कहा है कि सबसे सुप्रीम कलयुग में विंशोत्तरी दशा है। पराशर जी ने लिखा है ये, और ये लघु पराशरी में फिर रिपीट किया है कि जब मैं दशा की बात कर रहा हूं तो मैं विंशोत्तरी दशा की बात कर रहा हूं। अगेन इंपॉर्टेंस, ठीक है। मैं इसको कहता हूं अब विंशोत्तरी आपकी 120 साल की है, क्योंकि विंशोत्तरी मान के चलती है कि मनुष्य की पूर्ण आयु अंडर 20 ईयर्स है। लॉर्ड कृष्ण जब 120 साल के हुए थे, पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई थी और उनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु नहीं, अपने धाम को चले गए। अपवाद भी मिलते हैं कि लोग 120 साल से ऊपर भी जिंदा रहते हैं, बहुत है, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस के जो गुरु थे तोतापुरी, उनकी एज किसी को नहीं पता। कहीं उन्होंने बोला है रामकृष्ण जी ने कि जब मैं उनसे मिला तो वो 350 साल की उम्र के थे। देवराहा बाबा के बारे में भी कहा जाता है। तो वो एक पक्का नहीं है। अब आप योगिनी से देखो तो इसमें जो तीनों साइकिल हम लेकर के 108 ईयर्स आता है। सर अभी भी उस बात का जवाब नहीं मिला कि अगर ये 36 साल की होती है तो इवेंट्स फिर से रिपीट नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं? बता तो दिया, नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, किससे वो जनरेट हो रही है। अच्छा, समझ गए ना? अब जैसे 3 दशाएं, कुछ दशाएं 4 दफे रिपीट होती हैं 108 साल में। नक्षत्र दशाएं तो यही रिपीट होंगी, 8 × 24, परंतु नक्षत्र 27 हैं जी। तो 3 नक्षत्र 4 दफे, उसके लॉर्ड जो हैं विंशोत्तरी लॉर्ड, वो 4 दफे आते हैं। अच्छा। बाकी 3 दफे आते हैं। ओके। तो हमें ये तय करना होता है कि ये योगिनी किस नक्षत्र से जनरेट हुई है।
उसके हिसाब से वो फल देगी। अब मैं आपको एक बताता हूँ, एक आप लिख लो, चाहे मंगला दशा। अब जैसे श्रवण नक्षत्र भी मंगला का है, मून का है। मंगला का दशा लॉर्ड भी मून है। तो जब मंगला श्रवण की नक्षत्र की होगी तो वो बहुत भयंकर अफेयर्स देगा, लव अफेयर देगा। कितनी कुंडलियों में मैं देख चुका हूं, बहुत कुंडलियों में अच्छे खासे मैरिड पर्सन्स, औरतें पुरुष जो भी हो, उसमें मंगला की दशा श्रवण की आई और अफेयर शुरू हो गए। 1 साल की दशा है, 1 साल बाद या तो अफेयर पक्का पूरा हो जाएगा या छूट जाएगा, उसके बाद खत्म। वह अफेयर 1 साल चलेगा, पक्का दिखता है। तो मेरा जो तरीका है देखने का, मैं शुरू करता हूं जेमिनी से। बहुत शॉर्टकट दशा है ये। उसके बाद उसी पीरियड को मैं योगिनी में देखता हूं कंफर्मेशन के लिए, और फाइनल से विंशोत्तरी का, फिर उसको देखता हूं। ये 3 दशाओं का मेरा सीक्वेंस चलता है। सर, इससे देश दुनिया का प्रेडिक्शन भी होता है योगिनी दशा से? मैंने इंडिया की दी ना एग्जांपल। 2025 के बारे में आपने कुछ प्रेडिक्शन 2025, अब देखिए 2022 जून के बाद, धान्या के बाद हमारी भ्रामरी दशा आई। अच्छा, भ्रामरी दशा। धान्या के बाद भ्रामरी आई। भ्रामरी 4 साल की थी। ये जो धान्या अभी खत्म हुई थी, ये राहु नक्षत्र की थी। अच्छा अच्छा, राहु नक्षत्र की थी, शतभिषा की। शतभिषा। तो अब उसके बाद बृहस्पति का नक्षत्र आया और लगन रही आपकी कुंभ। ठीक है। कुंभ में 3 चरण बृहस्पति के होते हैं। तो 2022 में बृहस्पति नक्षत्र लॉर्ड हो गया जून के बाद। अब कुंभ को लगन बनाया है। बृहस्पति कुंभ से त्रिकोण में 9वें भाव में बैठा हुआ है इंडिया के चार्ट में, त्रिकोण में। 2nd का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, और लगन बना रहा हूं कुंभ में, और 9th में बैठा हुआ है। तो मैंने प्रिडिक्शन की थी कि जब तक ये कुंभ में बृहस्पति की दशा रहेगी नक्षत्र की, 3 साल भारत के लिए इकोनॉमिक गेन जबरदस्त है। ये मैंने 2019 में क्लासरूम में की थी। जून 2025 के बाद ये नक्षत्र जो है अब जुपिटर का प्रोग्रेस होकर के वो मीन में चला जाएगा। कुंभ के बाद मीन में चला जाएगा। मीन से जुपिटर 8वें में बैठा हुआ है, तुला में। ओके। 8वां तो घर अच्छा नहीं है, नहीं, हाउस ठीक नहीं है। और इसमें आगे जो अंतर्दशा आ रही है, तो इसका मतलब है कि जून के बाद ये कुछ ना कुछ सीक्रेसी देगा, कुछ ना कुछ ड्रामे फिर देगा जून के बाद। तो मेरे को लगता है कोई ना कोई, और फरवरी में, फरवरी 26 में वही फिर अंतर्दशा, याद नहीं मेरे को किसकी आ रही है, बट इट इज नॉट ए गुड अंतर्दशा। इट इज मे बी मंगल और राहु। किस लिहाज से? 8वां घर है ना, डेथ होंगी, बीमारी फैल सकती है। फरवरी 2026 के बाद 2026 में लड़ाई हो सकती है, कोई युद्ध छिड़ जाए। महामारी तो नहीं आएगी, युद्ध छिड़ जाए। तो ये है योगिनी।
सर एक बात मैं ना बहुत लोगों से 2025 के प्रेडिक्शन पे बात कर चुकी हूँ। आपने ये जो 2026 का बताया कि डेथ्स बहुत हो सकती हैं, युद्ध छिड़ सकता है, 8th हाउस में है। 8th हाउस में है, इसके अनुसार आपने योगिनी दशा देखकर ये प्रेडिक्शन किया है। जो बाकी लोग हैं वो भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उनका जो भी कैलकुलेशन हो, लेकिन सभी एक ही बात कह रहे हैं। तो क्या सच में 2025 के बाद कुछ ऐसा होने वाला है? भाई मेरे जोगनी के हिसाब से जून के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाएगी और पूरा हमारा जोर ब्लैक मनी, अनअकाउंटेड मनी पे जरूर चलेगा। अच्छा अच्छा। जुपिटर इज वेल्थ, तो करप्शन के अगेंस्ट केसेस ये हो सकते हैं। एक्सट्रीम मैं ये कह रहा था कि कोई वार हो सकती है, उसमें भी तो डेथ हो सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो वो एक मेरे को लगता है। पर करप्शन के अगेंस्ट, ब्लैक मनी के अगेंस्ट तो इस जून के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होने वाला है। क्या प्राकृतिक आपदाओं का भी संकेत कहीं योगिनी दशा से आपको दिख रहा है? हाँ होता है, होता है। खैर वो अलग ही साइंस है, वो अलग साइंस है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं करता क्योंकि लोग इंटरेस्टेड बेकार में। अब हम जब होरा प्रेडिक्शन कर रहे हैं मनुष्यों की, तो उसी पर कंसंट्रेट करूं, कितने फील्ड ले लेंगे। बिल्कुल सर। ये सवाल मैंने आपको से इसलिए किया क्योंकि ये लास्ट हम कुछ महीनों में देखें तो अर्थक्वेक्स के मामले बहुत बढ़ गए हैं। आज ही दिल्ली में बहुत आया सुबह तेज था वो, मतलब 4.2 मैग्नीट्यूड का, और लिटरली फील कर रहे थे लोग कि अलमारियां हिल रही हैं, जो भी घर में सामान है वो कई लोगों का 1-2 सेकंड ही था ना। हाँ 1-2 सेकंड ही था, लेकिन ये ज्यादा हो गए, इसके जो एपिसोड्स हैं ये ज्यादा हो गए। ऐसा है, मैं याद नहीं मेरे को कि कितने अर्थक्वेक्स आते हैं एवरी ईयर वर्ल्ड में। हजार, ये सैकड़ों में तो है ही, हाई सैकड़ों में है, इतने आते हैं। पहले भी आते होंगे, पहले तो ज्यादा आते होंगे। भाई क्यों अर्थक्वेक? अब साइंटिफिक बात पूछ ली है तो अंदर अग्नि है पृथ्वी के, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। पहले तो बहुत अग्नि थी, रहने लायक हुआ, तो पहले से तो और कम हुए हैं। एज ए साइंटिस्ट अगर साइंस की बात देखें तो पहले अर्थक्वेक ज्यादा आते थे। इरप्शंस, ज्वालामुखी कितनी थी पहले, अब कम हो गई हैं। अब जो भी है होता तो 2025-26 में कोई प्राकृतिक आपदाओं के संकेत आप? भाई मैं करता नहीं है, इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। सर पाराशर और जेमिनी पे बात कर लेते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप जेमिनी से भी देखते हैं और फिर योगिनी देखते हैं, देन आप विमशोत्तरी देखते हैं। तो सबसे पहले तो जनरली लोग जिसके बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं, वो पाराशर ऋषि को ही पढ़ते हैं। पाराशर और जेमिनी में क्या फ़र्क है मेन, अगर हम फ़र्क की बात करें? तो जेमिनी और पाराशर में बहुत अंतर है, काफी अंतर है। सबसे बड़ा अंतर जो आता है वो पराशर में फिक्स्ड कारक है, कि जैसे सूर्य पिता का, हाँ जी, चंद्रमा माँ का, इस तरह से फिक्स्ड कारक है। और जेमिनी में वो कुंडली के हिसाब से कारक बदल जाते हैं। अच्छा, वहां पर 7 कारक है, यहाँ पर भी है, 12 भाव के भी कारक है पराशर में, तो वो 7 कारक है। और एक एक कारक काफी चीजों को दर्शाता है, वो यूनिक है। मतलब अपनी ही जो जन्म कुंडली है वो कारक फिक्स्ड हो जाते हैं। हर किसी की कुंडली के लिए अलग अलग कारक होंगे। अच्छा, जैसे सर एक उदाहरण के तौर पे अगर हम समझना चाहें कि सूर्य सबके लिए आत्मकारक होता है, वो पराशरी है, वो पराशरी है, लेकिन जेमिनाई में सूर्य कोई और कारक होगा। सूर्य जीवन दुखी करने वाला हो सकता है, ज्ञाति कारक। अच्छा, ठीक है, तो ये 7 कारक लेते हैं हम, और हर कुंडली का कारक अलग है। थोड़ी भी डिग्री बदल जाएगी, कारक बदल जाएगा, तो प्रेडिक्शन भी बदल जाएगी। बदल जाएगी। बट जेमिनी यूज करते हुए
और कोई वो नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि कारक तो नहीं बदल रहा। अगर कारक नहीं बदल रहा है, 10-15 मिनट की आपको एरर दिख रही है, कारक नहीं बदल रहा है, अब मजे से वो कुंडली लेके और पूरी प्रेडिक्शन कर लो। सबसे बड़ा दूसरा है कि पराशर में हाउसेस अलग है, राशि अलग है। बिल्कुल। जैमिनी में राशि और हाउसेस एक ही है। ग्रह अब जैसे हाउस है, हाउस और राशि, अच्छा, अब इनके जो एस्पेक्ट है वो टोटल डिफरेंट है पराशर से। क्या चर अचर और स्थिर राशियों वाला जो कॉन्सेप्ट हाँ, है? चर राशियां स्थिर को देखती है अपने साथ वाली को छोड़ के। साथ वाली को छोड़ के। ग्रह का कोई एस्पेक्ट नहीं है जैमिनी में ना? जैमिनी में, जैमिनी का ही बता रहा हूं मैं। ग्रह का कोई एस्पेक्ट नहीं है। ग्रह जिस राशि में बैठा है वो उस राशि के हिसाब से एस्पेक्ट करेगा। अच्छा। ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। ठीक है जी। फिर इसका है एक और नई कॉन्सेप्ट है, कारकांशा लगन, जो पराशर में नहीं है। और वो कारकांशा हमारा नवांश से आता है और किसी वर्ग से नहीं आता। ये भी दोबारा कंफर्म करता है कि नवांश बहुत इंपॉर्टेंट है। कारकांशा से देखा क्या जाता है? अरे, कारकांशा इज दी मेन लगन। आप मेरी बुक्स पढ़ो अभी जो और लिखी है, कि आपको डाउट हो रहा है जन्म पे, वर्ग पे डाउट हो रहा है, वर्ग कुंडली करेक्ट है या नहीं है, बदल रही है पराशर जी के हिसाब से, लगन बदल रहा है, कारकांश लगन को लगन बना लो। अच्छा। परफेक्ट प्रेडिक्शन आ जाएगी। पर कारकांश लगन लेना है नवांश से। नवांश से। ठीक है जी। दृष्टि हो गया, ये हो गया। खैर, अब कैसे उसको करना है? हाँ, दशाएं। पराशर में दशाएं ग्रहों की होती है जी। जैमिनी में ग्रह दशाएं राशियों की होती है, साइन की। ग्रह की दशा नहीं है कोई भी। पर सर, राशियों का स्वामी तो ग्रह ही है। उस राशि में जो बैठा है वो दशा राशि की है, राशि की है, ग्रह की नहीं है। ठीक है जी। तो वहां से देखा जा सकता है। अब आप कहते हो और भी लगन है जैमिनी में, कारकांश लगन, पद लगन या आरूढ़ जिसको बोलते हैं, वो पराशर में भी है। हाँ जी। और आरूढ़ लगन, पद लगन और जन्म लगन, 3 लगन हो गई। इन दोनों को हम मिलाएं तो कारकांश लगन वो जैमिनी की देन है। अच्छा। केवल जैमिनी की। अब जब जैमिनी की हम बात करते हैं, इन तीनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, जैमिनी किस तरह की क्लैरिटी दे देता है। मैं कहता हूं कारकांश लगन वो है जो भगवान ने लिख के भेजी है। लगन वो है जो मैं इच्छा करता हूं। ठीक है। और पद लगन वो है जो दूसरे देख के आपके बारे में सोचते हैं, परछाई है। आपने ये एक्सप्लेनेशन नहीं सुना होगा। नहीं सुना है सर। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप धन देखना चाह रहे हो किसी का, देख लेना जैमिनी से, पट से पता चल जाएगा। कैसे सर? कारकांश लगन से आप देखो पहले, ये तो भगवान ने लिखा है धन। ठीक है। तो धन के भाव है 2 और 11। 2 और 11। देख लो स्ट्रांग है या नहीं है। 2 और 11 हाउस स्ट्रांग है, बढ़िया स्ट्रांग है। बंदा धनी है। ये उसको ईश्वर नहीं दिया है। ईश्वर ने धन दिया है इसे। अब लगन से देख लो,
2 और 11 अगर बली हैं तो उसकी धन कमाने की इच्छा है। बली नहीं है, धन कमाने की इच्छा नहीं है। अब पद लगन से देख लो। पद लगन से 2 और 11 अगर बेकार है, स्ट्रांग नहीं है, कोई अच्छे ग्रह नहीं है, कोई योग नहीं बन रहा है, तो बाहर वाले सोचते हैं यार ये तो धनी नहीं है, पैसे नहीं है इसके पास, कंगाल है। और अगर कारकांश से आ रहा है उसी बंदे के, वो धनी है, मतलब शो ऑफ नहीं है, दिखाता नहीं वो। कारकांश लगन से 2 और 11 बकवास है, धन नहीं दिखा रहा है। पद लगन से आ रहा है कि ये धनी है, तो शो ऑफ बहुत तो शो ऑफ करता है। अच्छा। उधार लेके मर्सिडीज खरीदेगा, ठीक है ना। अब मेरी कुंडली में कारकांश लगन से 2 और 11 बहुत बली है, बहुत बली है, और पद लगन से 0 है। तो लोगों को लगता है कि आपके पास इस पैसे पैसा नहीं है, तो है। मेरे लिए अच्छा है। सर, कारकांश लग्न का आपने बोला कॉन्सेप्ट जेमिनाई में है, पाराशर में नहीं है। तो पाराशर में फिर हम कैसे देखते हैं धन? क्या हम सिर्फ लग्न धन 2 और 11 देखते हैं, बस लग्न में ही देख लेते हैं? लगन से देखते हैं। लग्न में 2 और 11 की स्थिति और बैठी योग है, और योग भी है। कौन कौन से? बहुत सारे योग हैं। कुछ अगर मेन योग पे हम बात मेन तो वही है कि त्रिकोण और 2 और 11 का संबंध वो धन देता है। अब ये जेमिनी में देखो, पराशरी रूल है 2 और 11 का। तो जो राशि की दशा चल रही है जेमिनी में, वहां से 2 और 11 का संबंध और त्रिकोण का संबंध देख लो, तो उस दशा में पैसे आएंगे। तो टाइम पीरियड भी पता चल जाएगा। एक जेमिनी का सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट पराशर जी ने वो टच किया है जी बृहत पराशर में जी। पर हम उसको पराशरी में यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर हम कर सकते हैं। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अर्गला। अर्गला तो जो प्रॉमिस देखनी है, अर्गला से मैं तुरंत देख के बता सकता हूं, इतना स्ट्रॉन्ग टूल है अर्गला। इसमें आप अर्गला रूल है उसके, अर्गला देखने के। अब जैसे मेरे पास कोई कुंडली आती है, मेरी कुंडली में ही सेकंड हाउस धन का इकट्ठे करने का है जी। उसको लॉर्ड है चंद्रमा। आपकी कुंडली में? हाँ, लॉर्ड है चंद्रमा, और चंद्रमा सेकंड हाउस को परम स्ट्रॉन्ग अर्गला दे रहा है। तो इकट्ठा बहुत होगा धन। तो धन है मेरे पास, 12 पता नहीं चलता। अब मैं इस पे नहीं बोलना चाह रहा क्या है क्या नहीं है, बट हाँ, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। जब आदमी 25 साल से मैंने कमाई के लिए कोई काम नहीं करा, खा तो रहा हूं, दिस इज द सेटिस्फैक्शन। ये सेटिस्फेक्शन कहाँ से आता है, कौन से हाउस से? वो चंद्रमा होता है। वो चंद्रमा होता है। अब यार ये मैंने जो 50 साल में पढ़ा है, आपको एक ही दिन में सब हो जाएगा। एक रूल नहीं होता, एक रूल नहीं होता। अभी जैसे अर्गला की बात कर रहे थे तो मैं अर्गला बता दिया जी। अब जैसे मोदी की कुंडली में है, उफ, इतनी बली अर्गला है, वर्ल्ड फेम बनाने की, बन गए। बहुत से कहते हैं आपने कहाँ से मिली। मैं यूएस जाता हूँ, पढ़ाने के लिए जाता था, अब तो मैं ट्रैवल नहीं करता, वेब पे कर लेता हूँ, लेक्चर फिर भी ले लेता हूँ वहाँ के। कल ही आ रहे हैं मिलने, वो हर्ष विद्या गुरुकुलम वाले कल ही आ रहे हैं मेरे से मिलने। तो उन्होंने मेरे को मोदी जी का करेक्ट टाइम लेके दिया, तब से मुझे आया। हमें ये उन्होंने बताया कि मोदी के बड़े भाई ने ये टाइम दिया है, छोटा भाई तो दे नहीं सकता।
कि बड़े भाई ने टाइम दिया है, लेट अस ट्राई इट। तो यूएस में ये बात शुरू हुई थी, हमने वहां ट्राई किया, पक्का हो गया। मैंने उसको और करेक्ट करने की कोशिश की, फेल हुआ पूरी तरह से। जोश जोश में तो कर दिया करेक्ट, फिर एक आध प्रिडिक्शन गलत हुई, फिर वापस आ गया उसी पे जो उनके भाई ने बताया था। तो ये अर्गला से हमने वेरीफाई किया है। नेम एंड फेम का और आपकी कुंडली में धन का। हाँ, नहीं, बहुत कुंडलियां मैं अर्गला से देखी हैं। और माई डॉटर्स अर्गला, उसकी 11 साल की दशा शुरू अब खत्म हो रही है, 2014 में शुरू हुई थी 11 साल की दशा। मैंने कहा तू राशि, इतना तेरा राइज है इसमें, कांट बिलीव। तो 2009 में वो स्टैनफोर्ड से वो करके आई थी फेलोशिप, वहाँ से करके आई, और 2014 से शी हैज़ बीन डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, अमेज़ॉन, नेस्ले, पेप्सी, कितनी कंपनियों की वो वाइस प्रेसिडेंट रह ली। अब कह रही अब नहीं कर रही काम। मैंने कहा अब तेरा टाइम जो है ये खत्म हो गया, आप अपना कर। फिर भी घर वाले सब कहते हैं तुम तो बेकार के ज्योतिषी हो। हाँ, जब दुखी होंगे फिर कहेंगे पापा देख के बताओ। सर, क्या कभी ऐसा होता है कि हम पाराशर से जो कुंडली देख रहे हैं, वो पाराशर सिद्धांत जो अप्लाई कर रहे हैं, वो जब जैमिनी से देखें तो वो हमें कुंडली का एक नया स्वरूप दिखे? नया स्वरूप दिखे? नहीं, दोनों करेक्ट हैं। ये मत समझो कि नहीं यही कर, जैमिनी थोड़ा शॉर्टकट दे देता है। अच्छा। और पराशर में टाइम और वर्ग बड़े एक्यूरेट चाहिए, एक्यूरेट चाहिए। क्या प्रेडिक्शन सेम आएगा दोनों से? एग्जैक्ट। मैं बोल रहा हूं ना, जैमिनी के बाद कंफर्म मैं पराशर से करता हूं। अच्छा। कि जैमिनी में मान लो राशि का आ गया कि इस साइन में ये काम होने वाला है, और उसके अंतर पीरियड में, अंतर दशा में इसमें होने वाला है। अब जैमिनी में तो आगे मैं जा नहीं रहा, इससे आगे, अब उसको मैं पराशर में ले जाता हूं। क्या ये कंफर्म कर रहा है? अगर मैं कहता हूं नहीं कंफर्म कर रहा तो मैं बेवकूफ हूं, मेरे को देखना नहीं आया है। वो कंफर्म करेगा ही करेगा, और फिर उसमें आप आगे और ले लो, आगे उसमें प्रत्यंतर दशा ले जाओ। पराशर में सर एक सूक्ष्म दशा का भी कॉन्सेप्ट होता है। 5 स्टेजेस है, 5 है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म और प्राण दशा। प्राण दशा। तो जब हम सूक्ष्म दशा और प्राण दशा की बात कर रहे हैं तो हम डे का भी बता सकते हैं प्रेडिक्शन? पॉसिबल नहीं होता है। नहीं होता है, क्योंकि ये जो आप और 5th स्टेज पे पहुंचते हैं तो एक दिन में ही 2 दशाएं हैं। और हमें कैसे पता कि ये जन्म का टाइम हमारा एग्जैक्ट है? दूसरा, मेंटल कैलकुलेशन तो हम कर नहीं रहे, सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं। और आप 2 सॉफ्टवेयर अलग अलग उठा के देख लो, दोनों डिग्रीज अलग दिखा देंगे, दशा पीरियड अलग दिखा देंगे। चंद्रमा, बुध, शुक्र ज्यादातर बहुत कुंडलियों में आ जाता है। जब बॉर्डर पे होता है तो एक दिखा रहा है वृश्चिक में, एक दिखा रहा है धनु में। चंद्रमा को ले लो, तो उसके लिए हाथ से कैलकुलेट करो। हाथ से कैलकुलेट का रेफरेंस क्या है आपका? पंचांग होगा। पंचांग? कौन सा पंचांग? पंचांग भी तरह तरह के आ गए। अब पंचांग कैसे बनते हैं? पहले तो पंडितों को गणना आती थी, 6-6 घंटे बैठ के वो सारा
कैलकुलेशन, एफएमआरएस की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट निकाल देते थे, एम्पेरिकल फॉर्मूलाज पता थे उनको। आजकल क्या करते हैं हम, आजकल नासा से डाटा लेते हैं और नासा से डाटा लेकर के अपना अगर हिंदू सिस्टम पे लाना है तो आयनांशा घटा देते हैं उसमें से। अब कौन सा आयनांशा ले रहा है भाई तू? तो वी कैन नॉट बी श्योर। पुराने पंडित ही थे जो बिल्कुल एग्जैक्ट बना देते थे, पोथी वाले नहीं आजकल के। सर कभी आपने कोई ऐसी कुंडली देखी है जिसमें कोई प्रॉमिस ना हो, ना दशाएं महादशाएं फेवर में आई हों, लेकिन व्यक्ति का जीवन बिल्कुल अलग दिशा में चल रहा है? मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? नेवर। बिल्कुल जो लिखा है, जो दिखता है। अब मैंने अपनी कई लिखा है धूर्त योग, 4-5 प्रिंसिपल देता हूं मैं, वो मिलता है तो धूर्त होगा। अब चाहे लाइफ में ऊपर उठे, धूर्तता से उठा होगा, ठीक है ना। अब अगर उस तरह का क्रिमिनल भी आ रहा है उसमें, धूर्त हो गया, नो रिस्पेक्ट, और क्रिमिनल भी आ गया तो फिर भैया हाथ जोड़ दो, फिर दोस्ती मत करो उससे। मेरे से क्लास में बहुत से कहते हैं, पूछते हैं कि भाई किसी से दोस्ती हम करते हैं, संबंध बनाते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं तो क्या देखें? बताता हूं मैं कि ये देखो। हमें भी बता दीजिए सर। बता देंगे, 4-5 गुरु हैं। तो धूर्त योग कैसे पता करेंगे सर? एक बता देता हूं बस। लगन लॉर्ड, जन्म कुंडली में ही देख लो बस। ठीक है। लगन लॉर्ड के साथ या तो कोई संबंध नहीं होना चाहिए, किसी भी से भी कोई प्लेनेट रिलेशन नहीं होना चाहिए, और यदि केवल पाप ग्रहों से संबंध है, केवल एक शुभ भी आ गया तो भी नहीं है अप्लाई करेगा, केवल पाप ग्रह से संबंध है तो वो आदमी अच्छा नहीं है। चाहे पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। हाँ, संबंध उसका बोला मैंने। ठीक है। आपके तो नहीं है? नहीं, जोकिंगली। हाँ, नहीं तो आप ऐसे बैठे ही नहीं होते। तो ये 4-5 रूल हैं, ये एक बता दिया आपको। मैं वही कह रहा हूं ना, आप बहुत भैया ज्योतिष ओशन है, हम तो किनारे पे बैठ के एक आध पत्थर मिला है अभी तक, एक आध शंख मिला है, बहुत गहरा, बहुत गहरा है। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है सर, आपने कहा कि जो कोई भी आपने ऐसी पत्रिका नहीं देखी है जिसमें जो प्रॉमिस नहीं भी है वो घटित हो रहा है, महादशा फेवरेबल नहीं भी आ रही, लेकिन तब भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपको नहीं लगता सर कि ये सीधे फिर ईश्वर का इंटरफेरेंस होता है, उस व्यक्ति के जीवन में साधनाओं का इंटरफेरेंस होता है, ये आप मानते हैं? नहीं, साधना भी वर्क करती है, परंतु मेन चीज देखो, मैं उपनिषद वगैरह पढ़े थे जी, और गुरुकुल भी, अर्श विद्या गुरुकुल भी, जो मोदी जी भी जाते हैं, वहाँ भी होके आया हूँ। वहाँ भी कई स्वामियों से, अब इतना तो ज्ञान नहीं है मुझे, थोड़ा बहुत उन्होंने जो बताया है वो वेद उपनिषद वगैरह 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आत्मा, दूसरा कर्म, और तीसरा दैव, ब्रह्म। ठीक है, आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा ना तुम्हें कुछ कहती है, ना करती है, सहती है, जो भी है करते रहो।
उसके बाद आपके कर्म है, वो आप कैसे करते हैं, परंतु डायरेक्शन कहां से आती है? वो देव का सिग्नल आता है कि भाई ये काम करो, फिर आप उसको करते हैं। जब तक देव का सिग्नल नहीं आएगा, आप कुछ चीज सोच भी नहीं सकते। ये देव का सिग्नल क्या जन्म पत्रिका में दिख जाता है? देव कृपा है या नहीं, इसके कई चार्ट हैं। जैसे D12 से हम शुरू होते हैं। D12 हमारे माँ बाप का चार्ट, पूर्वजों का चार्ट बताया गया है, ठीक है। मैं उसको एक्सटेंड करता हूं भगवान तक। सबसे पहला पूर्वज कौन थे? है नहीं, कोई तो होंगे, वो महापुरुष होंगे जो जिनसे ये सीरीज चली है। एक संतान को जन्म देने के लिए 500 जोड़े कितने सालों से प्रयत्न करते, तब एक संतान पैदा होती है आपके जन्म के लिए, ठीक है। तो वो आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद ना कह के मैं उसको कहता हूं डिवाइन या पूर्वजों का आशीर्वाद है या नहीं है। D12 वो D12 से देखा जाता है। तो D12 हमारे पूर्वजों का है। और D12 के लिए जो मोटा मोटा हम देखते हैं, वो देखते हैं चंद्रमा माँ का के लिए या फीमेल एनर्जी के लिए, फीमेल आशीर्वाद है या नहीं है, और सूर्य को देखते हैं मेल पिता के लिए। तो उनकी जैसे कंडीशन होती है, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। मान लीजिए चंद्रमा उच्च राशि में है, तो मां का पूरा आशीर्वाद है। अगर D12 में चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, मां से कुछ ना कुछ आशीर्वाद के हिसाब से लेके रख लो उसको पास जेब में, चाहे 1 रुपया ले लो आशीर्वाद का। आशीर्वाद मिल गया, हेल्प करेगा। अगर जो नीच का है इनमें से, तो वो नॉन इंटरफियरेंस रहेगा। आशीर्वाद डिनाई तो नहीं करते, कोई भी हो। जब तक के 9th हाउस ना खराब हो तो बाप खराब नहीं होता। 9th और 8th का संबंध आ जाए तो बाप से छूट जाओगे, ठीक है। D12 में तो नॉन इंटरफियरेंस आ जाती है। ओके। अगर नीच का चंद्रमा है तो मतलब ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग, तो अपने में मस्त है, तू अपने में मस्त रहे। तो ये छोटा सा है, बहुत बड़े चैप्टर हैं भाई ये, ठीक है जी। सारे आपने 16 तो पराशर जी के चार्ट और 3 जेमिनी के चार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए स्पीकिंग ट्री को। और आज तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मास्टर क्लास में बैठी हूँ। हालांकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं, आप ज्ञान का भंडार है, बहुत सारी चीज़ें हम तो नहीं आज जान पाए, लेकिन एक दफ़ा फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और तब और गहनता से ज्योतिष पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो बता देना भाई, कहाँ पकड़ोगे तो वो। बिल्कुल सर। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।